इस समाज में कई अदृश्य लकीरें हैं जो पहले से गहरी खींची हुई हैं। इन लकीरों को न वो पार कर पाते हैं और ना हम। और छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर गहरे भी कहाँ झांक पाते हैं हम। घरौंदा उसी समाज की सच्चाई को उघाड़ती एक छोटी सी कहानी है। ANC स्टूडियोज प्रेजेंट्स कहानियों का सिलसिला। ANC स्टूडियोज प्रस्तुत करते हैं कहानियों का सिलसिला। आज की कहानी है घरौंदा, द डॉल्स हाउस बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। कहानी अनुवाद और रूपांतरण चिन्मय शंकर, स्वर सिद्धार्थ श्रीवत्स। जब बड़ी मौसी शहर लौट गई तो जाते जाते हम बच्चों के लिए एक तोहफा भिजवाया, एक गुड़ियों का घर। और वो इतना बड़ा था कि पापा के ऑफिस के अर्दली और उसके लड़के दोनों के हाथ लगे, तब जाके वो उसे हमारे घर के आंगन तक ला पाए। लेकिन मम्मी ने वो घरौंदा आंगन के बाहर 2 लकड़ी के फट्टों के ऊपर एक बोरी से ढक के गाय के कमरे के पास ही रखवा दिया। हम तो उस घर को जितनी जल्दी चाहे देख लेना चाहते थे, पर मम्मी का कहना था नए घरौंदे की पेंट की महक इतनी तीखी होती है कि कोई भी बीमार पड़ जाए। उन दिनों आजकल की तरह फोम वाले घरौंदे थोड़ी ना बनते थे, पर हाँ, गर्मियों के दिन थे, कोई नुकसान भी नहीं था। तब तक शायद नए पेंट की तीखी महक भी उड़ जाए। मम्मी हमें पुचकारती, अरे हाँ बेटा, मैं खेलने क्यों नहीं दूंगी। अरे बड़ी मौसी ने इतने प्यार से भेजा है, दिल से, लेकिन ये बस ये पेंट की बदबू थोड़ी कम हो जाए, फिर खेलना जी भर के। पूरे 3 दिन हमारा घरौंदा चारे परारी वाली बोरी से ढका रहा, और जब खुला तो वो गुड़ियों का घर जैसे आंगन में अपनी पूरी शान से खड़ा था। गाढ़े हरे रंग का, जिस पर चमकदार पीले रंग की किनारी थी। छत पर चिपके 2 छोटे छोटे चिमनी जैसे ढांचे लाल और सफ़ेद रंग में रंगे हुए थे। दरवाज़ा ऐसा था जैसे किसी ने पीली टॉफ़ी को चिकना करके चिपका दिया हो। 4 खिड़कियाँ थी, सचमुच की खिड़कियाँ, जिनमें शीशे जड़े थे, और हर एक को मोटी हरी पट्टी से खांचों में बांटा गया था। एक छोटा सा बरामदा भी था पीले रंग का, जिसके किनारे किनारे पेंट की मोटी बूंदें जम सी गई थी। लेकिन फिर भी क्या शानदार विलायती घर था, कितना सुंदर। कौन सोचता उस गंध के बारे में। अरे जल्दी खोलो इसे कोई। किनारे एक लकड़ी का कुंदा अटक गया था। अर्दली के बेटे ने अपनी पुरानी जेब छुरी से उसे खोला, और फिर पूरा का पूरा घर सामने खुल गया। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, रसोई और 2 कमरे सब एक साथ दिखाई दे गए। क्या ऐसे होते हैं विलायत में घर? काश हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे घर होते हैं। हर कमरे की दीवारों पर कागज़ चिपके थे, उन पर तस्वीरें बनी थी, और उन तस्वीरों के चारों ओर सुनहरे फ्रेम थे। रसोई को छोड़कर हर कमरे में लाल गलीचा बिछा था। ड्राइंग रूम में लाल मखमली कुर्सियाँ, डाइनिंग रूम में हरी मेज़ें थी, पलंग थे, सचमुच की चादरों वाले पलंग। एक पालना था, एक चूल्हा और एक अलमारी जिसमें नन्ही प्लेटें और एक बड़ा सा घड़ा रखा था। लेकिन इन सब में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया था
वो थी छोटी सी लालटेन। डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखी थी वो, पीले कांच की, सफ़ेद छतरी जैसी ढक्कन वाली। उसमें कुछ भरा हुआ भी था, जो हिलाने पर अंदर धीरे धीरे हिलता था, जैसे तेल भरा हो, और ऐसा लगता था कि वो लालटेन अभी जल उठेगी। माँ बाप की गुड़िया तो ड्राइंग रूम में ऐसे पड़ी थी जैसे बेहोश हो गई हो, और उनके 2 बच्चे जो ऊपर के कमरे में सो रहे थे, वो सब गुड़ियों के घर के हिसाब से ज़रा बड़े लग रहे थे, जैसे उस घर के नहीं हो। पर लालटेन, वो तो ऐसे लग रही थी कि जैसे उस घर के प्राण उसमें ही बसते हों। अगली सुबह तो स्कूल का रास्ता कठिन ही रहा था। इंदु, लता और मैं यानी किरण, हमें तो इतनी जल्दी थी कि मानो पैरों में पंख लग गए हों। दिल कर रहा था सबको बताएं, सबको सुनाएं। सच कहें तो थोड़ा घमंड भी हो रहा था अपने उस गुड़ियों के घर पर। मैं बताऊंगी सबसे पहले, इंदु ने कहा, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूं, तुम दोनों बाद में बोलना। कोई कुछ बोला नहीं। इंदु हुक्म चलाने वाली थी, पर ज़्यादातर सही ही कहती थी। लता और मुझे चुपचाप ही रहना था। आखिरकार बड़े होने का मतलब होता है पहले बोलने का हक। हम तीनों सड़क के किनारे कनेर के पीले फूलों के बीच से गुजरती रहीं, चुपचाप। और सबसे पहले किसे बुलाना है देखने, वो भी मैं ही तय करूंगी। मम्मी ने मुझे ही अलाउ किया है। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, इंदु के चारों ओर लड़कियों का घेरा लग गया। कोई उसका हाथ पकड़ने की होड़ में थी, कोई उसकी बाह में बाह डालकर चलना चाहती थी। सब उसकी ख़ास दोस्त कहलाना चाहती थी। यूँ कहें कि उसके नज़दीक होना जैसे कोई इनाम था। स्कूल के पिछवाड़े पुराने नीम के नीचे एक छोटा सा दरबार लग गया। इंदु धीरे धीरे बता रही थी कहाँ क्या रखा है, कौन सा कमरा कैसा है, और हाँ, पर्दे भी हैं, गलीचा भी है। लेकिन उस घेरे से बाहर 2 परछाइयाँ हमेशा की तरह दूर खड़ी थीं, कल्याणी और ईला। हम सब जानते थे कि उनसे बात नहीं करनी है। माँ बाप कह चुके थे। मास्टरनी जी की भी अलग आवाज़ हो जाती थी जब वो उनके नाम पुकारती थी, और हंसी वो औरों के लिए बचा कर रखी जाती थी। उनके कपड़े उधार के थे। कल्याणी ने जो कुर्ता पहना था वो मालकिन की किसी पुरानी टेबल क्लॉथ से बना था शायद। बाहें अलग रंग की, शायद किसी पर्दे से जोड़ी गई थी। इला ने कुछ पहन रखा था जो हमारी उम्र की किसी भी लड़की पर अजीब लगता। ढीली सी पुरानी कमीज, नीचे तक लटकती हुई, पैरों में चप्पलें नहीं थी, किसी बूढ़े नौकर के पुराने ढीले जूते होंगे। लेकिन सबसे अलग थी उनकी चुप्पी। कल्याणी थोड़ा झिझकती लेकिन हंस देती थी। लेकिन ईला, वो बस देखती रहती थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं, बाल छोटे कटे हुए, चेहरा एकदम सफ़ेद। वो कभी कुछ मांगती नहीं, कुछ कहती नहीं, बस कल्याणी की चुन्नी के कोने को मुट्ठी में पकड़े रहती थी। जहाँ कल्याणी जाती वो पीछे पीछे। अब भी दोनों दूर खड़ी थीं। बाकी लड़कियां पलट पलट कर देख रही थीं, दबे दबे स्वरों में हंस रही थीं। कल्याणी ने अपनी वही संकोची टूटी फूटी हंसी दी जैसे उसे बात कुछ समझ ना आई हो। और ईला बस देखती रही। इंदु सब कुछ बता चुकी थी। कमरे, गलीचे, पर्दे, रसोई का चूल्हा। तभी मैं बोल पड़ी, तू लालटेन भूल गई? अरे हाँ हाँ किरण, बता रही हूँ तेरी लालटेन के बारे में भी, इंदु ने कहा।
डाइनिंग टेबल पर ना एक छोटी सी पीली कांच की लालटेन है, ऊपर सफ़ेद छतरी जैसा ढक्कन है, असली जैसी लगती है। लालटेन सबसे सुंदर है, मैंने ज़ोर देकर कहा। पर मुझे लगा इंदु ने मेरी बात की अहमियत समझी ही नहीं। उसने क्या, किसी और ने भी ध्यान नहीं दिया। इंदु अब तय कर रही थी आज दोपहर किसे बुलाना है घर देखने। मैंने सोच लिया है, उसने कहा। मधु और रीना आएंगी आज। बाकी लड़कियां थोड़ा उदास हुईं, लेकिन जब पता चला कि सबको कभी ना कभी बुलाया जाएगा तो इंदु को घेरे में लेने की होड़ और भी तेज़ हो गई। कोई उसका हाथ पकड़ने लगी, कोई कान में कुछ कहने लगी। सबको इंदु की ख़ास सहेली बनना था। और कल्याणी, इला, वो तो वैसे भी पीछे ही रहती थी। उनके पास वैसे भी अब सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। मम्मी, मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं एक बार, बस एक बार कल्याणी और इला को बुला सकती हूँ? मम्मी सब्जी काट रही थी। उसने बिना नज़र हटाए कहा, बिल्कुल नहीं। पर क्यों मम्मी? किरण, ज़्यादा सवाल मत पूछो, तुम्हें अच्छे से पता है क्यों नहीं। मैं चुपचाप उठी और बाहर चली गई। दोपहर की छुट्टी थी। बच्चे पेड़ की छांव में बैठे थे। बातों में अब वो पहले वाली उत्सुकता नहीं थी। सब घर देख चुके थे। अब मेरी निगाहें उन दो बहनों की तरफ घूम रही थी। वो अब भी दूर किनारे बैठी थी, कल्याणी और इला। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन हवा में कुछ बदला हुआ था। फिर धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए मधु बोली, पता है क्या, बड़ी होकर कल्याणी किसी के घर काम करेगी। इंदु ने नाक सिकोड़ ली जैसे किसी बदबू से बचना चाहती हो। ओह, सोचो ज़रा, उसने कहा। वैसे भी तो उसकी मम्मी सबके घर के कपड़े धोती है ना। बाकी लड़कियां समझ गई कि अब मजाक उसी दिशा में जाएगा। रीना उठी, आंखों में शरारत और मुंह पर बनावटी हिम्मत। मैं पूछूं? जाकर दिखा, ज्योति ने कहा। और रीना चल दी, ऐसे जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। कल्याणी कुछ समझे उससे पहले ही सवाल हवा में तैर चुका था। ए कल्याणी, सच बता, तू बड़ी होकर बाई बनेगी क्या? कल्याणी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वही पुरानी बेतुकी हंसी जो अक्सर तब आती है जब इंसान को नहीं पता कि कैसे जवाब देना है। लेकिन रीना को और चाहिए था। वो 2 कदम और पास आई। उसकी भौहें सिकुड़कर जैसे एक लकीर हो गई। और तेरा बाप वो जेल में है ना? उस वक्त जैसे पूरे स्कूल की सांस थम गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी चुप्पी में सबसे ज़्यादा आवाज़ थी। फिर एक बच्ची हंसी, फिर दूसरी, और फिर वो हंसी की फुलझड़ियाँ फूट पड़ी। रस्सी कूदते हुए, पेड़ के पीछे भागते हुए, जैसे कुछ जीत लिया हो। और कल्याणी, वो झुकी, सिकुड़ी, वैसे ही चलने लगी जैसे उसकी माँ गलियों से गुजरती थी। कपड़ों की गठरी पीठ पर, आंखें ज़मीन पर। इला बस चुप, चेहरा सफ़ेद, आंखें स्थिर। अगली दोपहर को मेहमान आए हुए थे। इंदु और लता ऊपर कमरे में चली गई। मैं अकेली पीछे रह गई। मैं आंगन के बड़े सफ़ेद गेट पर झूल रही थी। धीरे धीरे, पता नहीं क्या सोच रही थी। दूर सड़क पर 2 साए दिखाई दिए, कल्याणी और इला। मेरा झूलना रुक गया। फिर एक पल को कुछ सोचकर मैं गेट से नीचे कूदी।
जब वो दोनों पास आई तो मैंने कहा, अगर देखना चाहो तो हमारा गुड़ियों का घर देख सकती हो। कल्याणी सकपकाई, सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने पूछा, क्यों नहीं? आपकी मम्मी ने हमारी मम्मी से कहा था कि हम बात ना करें आपसे। बड़े लोग तो कुछ भी बोलते हैं, मैंने हंसते हुए कहा और फुसफुसाकर कहा, कोई नहीं देख रहा, चलो ना। इला ने बहन का कुर्ता खींचा, आंखों से इशारा किया और बिना बोले कल्याणी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके चेहरे के भाव तो ऐसे थे जैसे उन्होंने पहली बार किसी और दुनिया में कदम रखा हो। मैं उन्हें आंगन पार ले गई, उस जगह पर जहां हमारा घरौंदा रखा था। यही है, मैंने घर का मुंह खोल के उन्हें दिखाया। ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम, और ये किरण। वो आवाज़ बिजली जैसी गिरी। हम सब ने पलट कर देखा, मम्मी दरवाजे पर खड़ी थी। तुमने हिम्मत कैसे की इन लड़कियों को अंदर बुलाने की? तुम्हें अच्छे से पता है मैंने तुम्हें मना किया है। भागो यहाँ से और लौट कर मत आना, मम्मी ने लड़कियों की ओर हाथ हिला के कहा। कल्याणी का मुंह लाल पड़ गया। वो झुकी जैसे कुछ समेट कर भाग जाना चाहती हो। इला ने उसका कुर्ता पकड़ा और दोनों तेजी से बाहर निकल गई, बिना कुछ बोले, बिना पलटे। उनके जाते ही मम्मी ने गुड़ियों का घर जोर से बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी रही थोड़ी देर और भाग के घर के कोने वाले कमरे में चली गई। न जाने कितनी देर तक रोती रही। फिर मुझे सड़क के उस ओर से दो आवाज़ें सुनाई दी, फुसफुसाहट से भरी। किरण, किरण। मैंने खिड़की से झांका, दो जोड़ी आंखें मुझे देख रही थीं। हमने वो लालटेन देखी, बहुत सुंदर है, उस घर की सबसे सुंदर चीज़ है वो, सच में, इला ने कहा। मैंने अपने आंसू पोंछे और उन्हें अपमानित करने के अपराध बोध से बाहर आई। और भी बहुत कुछ कहा था कल्याणी और इला ने, अब तो याद नहीं, पर बस ये बात याद रही कि जिनके कपड़ों का हमने मजाक उड़ाया, मेरी घर की आत्मा को तो उन्होंने ही देखा।